गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज वेल एज स्पेसिफिक हीट, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स। कोशिश हम लोगों की होगी कि ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करें, जिससे कि ड्यू टाइम हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो, एज वेल एज रिवीजन के लिए हमारे पास टाइम बचे और मे भी पॉसिबल है कि हम लोग 11th के ईयर में ही 12th का कुछ कंटेंट शुरू कर पाएं। डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है 11th एज वेल एज 12th, तो हम लोगों को सारा एक बार देख करके चलना है और कोशिश ये करनी है कि नवंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिससे कि हम लोग IIT मेंस जो फर्स्ट टाइम वाला होता है उसे हम लोग अटेम्प्ट कर पाए, एटलीस्ट हमारी स्थिति उसमें निकल के आए। चलिए, FLTD फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिंपली ये एनर्जी कंजर्वेशन है। इस एनर्जी कंजर्वेशन को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, और एक छोटा सा एग्जांपल नहीं, कई सारे एग्जांपल्स की आज हम लोग बात करने वाले हैं और बिल्कुल बिहेवियर के हमारे एग्जांपल्स होंगे। यहां हमें दो तरह के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करना होगा और वो एग्जांपल की फॉर्म में मैं ये कह सकता हूं कि मेरे को अपना मिल्क बॉयल करना है, दूध मेरे को बॉयल करना है, तो कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम से मैं कंपेयर कर सकता हूं उसको। मान लीजिए मेरे पास ये एक भगोने के अंदर दूध है। भगोना तो समझते हैं, बिल्कुल जी, जिसके ऊपर अलग से प्लेट रख करके आप लोग दूध बॉयल करते हैं, नॉर्मली घरों में होता है। मान लीजिए ये मेरा लेवल है मिल्क का और मैंने इसको हीट एनर्जी यहां नीचे से देना शुरू किया, जिसकी वजह से ये दूध जो है वो यहां तक पहुंच गया। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल पैन में मिल्क बॉयल करने का कॉन्सेप्ट यहां पे देखिए, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P के बराबर लग रहा था, यहां भी एटमॉस्फेरिक P के बराबर है। इसका मतलब जो डेल्टा P है वो 0 है, या मैं कह सकता हूं प्रेशर मेरा कांस्टेंट है। तो मैं ऐसे सिस्टम को क्या कह सकता हूं, ये कह सकता हूं आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें मेरा प्रेशर कांस्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर अगर मेरा कांस्टेंट है तो ऐसी स्थिति में वर्क डन का कॉन्सेप्ट होगा, और वर्क डन मैं पहले भी निकाल चुका हूं, दैट इज GW इक्वल्स टू P इंटू dV। dV नो डाउट ये वाला वॉल्यूम है जो हमारा चेंज हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, हीट एनर्जी देने की वजह से हुआ है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन को समझाता है। वो ये कहता है कि डियर स्टूडेंट्स, यहां से जो हम लोग हीट एनर्जी देंगे वो दो काम करेगा। एक तो इस मिल्क का टेम्परेचर राइज करेगा, दूसरा इस मिल्क का वॉल्यूम बढ़ा देगा। बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरा कंप्लीट हो गया, बड़ा सिंपल सा। क्या जो हीट एनर्जी मैंने यहां से दी उसने दो काम किए, इसका टेम्परेचर बढ़ाया एज वेल एज इसका वॉल्यूम बढ़ाया। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं दैट इज DQ, हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम, बी इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या कॉज करेगा? ये कॉज करेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, प्लस वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका सीधा सा मतलब क्या है? वर्क डन हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स जरा देखें, यही तो है हमारा FLTD फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम may increase internal energy of the system and may do some work। दोनों ही चीजें हो रही हैं। कौन से प्रोसेस में? जिसमें डेल्टा P 0 है या प्रेशर कांस्टेंट है। एक सिंपल सा एस्पेक्ट मैंने भगोने के अंदर दूध बॉयल करने का लिया, जिसमें दूध मेरा उफन करके ऊपर तक पहुंच जाता है, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जो हीट मैंने सप्लाई की थी उसने दो काम किए, इंटरनल एनर्जी को चेंज किया, जिसका रिजल्ट आया क्या? टेम्परेचर चेंज हो गया। दूसरा, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, यानी वर्क डन हो गया। बस यही है मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को मैंने यहां लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है, जरा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ सम हीट इज सप्लाइड टू ए सिस्टम, मैंने कुछ हीट एनर्जी सिस्टम को दी है, विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, जो कुछ वर्क करने के लिए कैपेबल है, देन द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम विल बी इक्वल to the sum of increase in its internal energy, that is increase in its internal energy and some external work done by the system, work done by the system। dear students, ये है मेरा FLTD of thermodynamics, सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन है। मैं समझता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां एक बात हम लोग और समझना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और लेना चाहेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या हाल होगा
अगर मैं एक ऐसे भगोने के अंदर दूध को बॉयल करूं जिस भगोने में ऊपर से कुकर जैसी सीटी लगी हुई है, डियर स्टूडेंट्स नो डाउट ऐसे यूटेंसिल्स भी मार्केट में अवेलेबल है जो सिंपली दूध को बॉयल करने के काम आते हैं और जिनमें कुकर जैसी सीटी ऊपर लगी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं कि हम इसके अंदर दूध को बॉयल कर रहे हैं और ये सीटी हमारी अभी ऊपर नहीं उठी या सीटी बजी नहीं, यानी कि यहां पर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, या मैं कह सकता हूं dV इक्वल्स टू 0 है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर मैं दूध को बॉयल करता हूं तो FLTD का हाल क्या होगा समझिए, दैट इज dQ इज इक्वल्स टू du प्लस 0। व्हाई इट इज 0? डियर स्टूडेंट्स वॉल्यूम तो यहां कांस्टेंट है, मैं यहां वर्डन की बात कर रहा था तो P इंटू dV लिख रहा था और dV मेरा क्या है 0 है, चेंज इन वॉल्यूम तो हो ही नहीं रहा, अल्टीमेटली वर्डन क्या होगा 0 होगा। तो डियर स्टूडेंट जो भी हीट एनर्जी मैं सप्लाई करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करेगी, क्या करेगी, इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का काम करेगी, यानी सिर्फ और सिर्फ इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मेरे को दूध को बॉयल करना है तो निश्चित रूप से मेरे को यहां वर्डन तो चाहिए नहीं, मेरे को यहां पे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर राइज चाहिए। तो ये वाला जो पैन है जो कुकर जैसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर दूध में बॉयल कर सकता हूं, उसमें मेरा FLTD dQ इक्वल्स टू du के बराबर हो जाता है और ये कंपैरेटिवली मोर एफिशिएंट होता है। जितनी हीट एनर्जी मैं देता हूं वो सारी की सारी इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लग जाती है या इसका टेम्परेचर राइज करने में लग जाती है। तो आई होप सो दोनों ही प्रोसेस के अंदर FLTD की क्या स्थिति होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्या स्थिति होती है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये बार बार P इंटू dV को कैलकुलेट करके यहां पे दिखा रहे हैं हम लोग, जरूरत तो है नहीं, आप जानते ही हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने यहाँ पे dx कहा, फोर्स को हम लोगों ने यहाँ पे P इंटू एरिया कहा, एरिया ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, प्रेशर नो डाउट हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये PdV की वैल्यू आगे कैलकुलेट करके दिखा रखी है। आई होप सो आप कंफर्टेबली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, पहले से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स FLTD आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और ये हमारा दोनों ही प्रोसेस के ऊपर क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, ये हमारा dQ इक्वल्स टू du प्लस PdV का कांसेप्ट आ गया डियर स्टूडेंट्स। ये हमने यहाँ डायग्राम भी आपको दिखा रखा है। ये जो पिस्टन है वो बेसिकली फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, मासलेस पिस्टन है। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि ओपन पैन के अंदर, खुले हुए भगोने के अंदर आप अपना दूध बॉयल कर रहे थे, जो पहला केस था। डियर स्टूडेंट्स अब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। नो डाउट FLTD छोटा सा जरूर है लेकिन न्यूमेरिकल इसमें बहुत सारे मिलेंगे, इसके एप्लीकेशंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो छोटे से न्यूमेरिकल से हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 बड़ा प्यारा सा है, बहुत कुछ सीखने के लिए हम लोगों को मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने इसलिए नहीं डाले हुए कि आपको परेशान करना है, न्यूमेरिकल्स को डालने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि आप और भी बहुत सारी चीजें समझ सकें। कॉन्सेप्ट छोटा सा होता है लेकिन उसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 1650 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहां हमारे पास 1 ग्राम क्या है, वाटर है। वाटर है तो ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट होगी। इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है 1650 सेंटीमीटर क्यूब क्या, स्टीम। अब डियर स्टूडेंट्स देखो ये तो मेरे पास V2 हो गया, फाइनल वॉल्यूम हो गया, इनिशियल वॉल्यूम उसने मुझे कहीं नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग से डालना होगा। 1 ग्राम वाटर, डेंसिटी मुझे याद है वाटर की, तो 1 ग्राम वाटर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। यानी V1 जो है इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया और कितना 1650 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम फाइनल हो गया। इतना यहां तक बात है बच्चों। उसने आगे क्या दे रखा है, क्या पूछा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतनी बात तो यहां पे पता हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है जी, मुझे क्या पता करना है, मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता करना है। गिवन J मैकेनिकल इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू 4.2,
अर्ग पर कैलोरी। मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, सीजीएस यूनिट सिस्टम देख रहा हूं। दूसरा क्या दे रखा है, G981 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। अब आप ये कहेंगे ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जरूरत यहां पे कहां पड़ गई। हाँ बच्चों अभी पड़ेगी, बताएंगे। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ है कि मेरा 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर था, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है। इसका मतलब जो हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, डियर स्टूडेंट्स, dq लिख सकता हूं। dq जो है वो m इंटू एल की फॉर्म में होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लेटेंट हीट चेंज हो रही है। वो सॉरी, लेटेंट हीट की वजह से स्टेट चेंज हो रही है। डियर स्टूडेंट, सबको ये स्टूडेंट ये कहे कि सर मेरे को ये न्यूमेरिकल नहीं आ रहा। हाँ भैया बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, अगर आपने पीछे की क्लासें नहीं ले रखी, आपको लेटेंट हीट के बारे में नहीं पता, आप थर्मोडायनेमिक्स से पहले वाली यूनिट को अगर नहीं करके आए हैं, चैप्टर आपने नहीं किया है, तो परेशान करेगा। जिन लोगों ने किया हुआ है उनको भी थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, बिकॉज ऑफ छोटा सा न्यूमेरिकल है। आई थिंक एनसीईआरटी का ही होगा। गागर में सागर है, बहुत कुछ दिया हुआ है, काफी कुछ हमें अपनी सोच के लिखना है। कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसे हम लोग पहले से नहीं जानते, तो परेशान मत होइएगा, करने की कोशिश करते हैं, पक्का हो जाएगा। कंसोलिडेट करके मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को फिर दोबारा से पढ़ता हूं। The volume of steam produced by 1 gram of water at 100 degree Celsius is 1650 centimeter cube. 1 ग्राम पानी था 100 डिग्री सेल्सियस पर, उससे स्टीम बन गई, कितनी बन गई, 1650 सेंटीमीटर क्यूब बन गई। अंडरस्टूड है। मैं जब 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को हीट एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तभी वो स्टीम में कन्वर्ट होगी। कितनी हीट एनर्जी मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज dq इक्वल्स टू m इंटू एल। मास मेरे को 1 ग्राम यहां पे दे रखा है सीजीएस सिस्टम में। वॉल्यूम मेरा कितना चेंज हुआ, डीवी भी जरूरत पड़ेगी मुझे, ऑब्वियस है, वर्डन मेरे को निकालना ही होगा। तो वॉल्यूम मेरे को यहाँ पे डेंसिटी से अंडरस्टूड है क्या, 1 ग्राम का वॉल्यूम कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है डियर स्टूडेंट्स। तो V1 मेरे पास ये हो गया, V2 मेरे पास ये हो गया। निकालना क्या है, आगे कह रहा है, आगे निकालना है मेरे को क्या, du इंटरनल एनर्जी में चेंज। आगे क्या दे रखा है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट दे रखा है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे रखा है, और लेटेंट हीट दे रखी है। डियर स्टूडेंट्स अब देखिए, ये तो मेरे को जो दे रखा है वो है। अब मुझे अपना थिंक प्रोसेस क्या लगाना है, जो प्रीवियस क्लासेस मैंने ली हैं, या आज का जो FLTD मैंने लिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिया है, इसकी हेल्प से मुझे अब सोचना क्या है वो जरा देखिए। थिंक प्रोसेस समझिए। थिंक प्रोसेस सीधी सी बात है, क्या है भैया, dq इज इक्वल्स टू du प्लस pdv। डियर स्टूडेंट्स, dq मैं किस फॉर्म में दे रहा हूं, m इंटू एल की फॉर्म में दे रहा हूं। हीट एनर्जी दे रहा हूं, उससे मेरा क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। du मुझे निकालना है, यहां पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस pdv। देखिए dv चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम तो मेरे पास है, कितना है, 1650 फाइनल है, माइनस का 1 इनिशियल है। अब रह गया मेरे पास प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स, कहीं भी उसने प्रेशर की बात नहीं की। इसका मतलब क्या है, मुझे स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करनी है, और वो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। आप जहां भी इस काम को कर रहे होगे, अर्थ सिनेरियो में कर रहे होगे, दिल्ली में कर रहे होगे, कलकत्ता में कर रहे होगे, बॉम्बे में कर रहे होगे, तो हर जगह आपको ऑलमोस्ट सेम प्रेशर लेना है, 1 एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड प्रेशर लेना है। तो 1 atm जो होता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है, उसको आप लोगों को कंप्यूट करके यहां पे डालना है। किसमें डालना है, सीजीएस यूनिट सिस्टम में डालना है। क्यों डालना है सीजीएस यूनिट सिस्टम में, बिकॉज ऑफ सारे के सारे पैरामीटर्स आपके सीजीएस में, मैं पहले भी कह चुका हूं, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स ये 2 एज वेल एज केटीजी, 3 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें ज्यादातर पैरामीटर्स आपको सीजीएस में मिलते हैं। तो इट्स योर चॉइस, आप सारे पैरामीटर्स को सीजीएस में लेकर के आंसर सीजीएस में निकाल दीजिए। फाइनली चाहे तो उसको एसआई में कन्वर्ट कर दीजिए फॉर द पर्पस ऑफ आईआईटी और नीट, या फिर आप लोग पहले ही सारे पैरामीटर्स को एसआई यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर दीजिए और अपना आंसर एसआई सिस्टम में निकाल के दे दीजिए। इट्स योर चॉइस। जहां तक सीबीएसई की बात है तो बच्चों बिल्कुल बॉदर होने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई में अगर आपको सारा कुछ सीजीएस में दे रखा है तो सीजीएस में ही आप अपना आंसर लिख के आ जाइएगा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो अब देखिए, जो हमारे पास प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट था चैप्टर नंबर 9 में या चैप्टर नंबर 10 में, वहां से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू निकाल करके लानी है। किसमें लानी है, सीजीएस यूनिट सिस्टम में लानी है। डियर स्टूडेंट्स लाके दे देते हैं। क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू होता है H rho G। ठीक है बच्चों, अब H कितना कंसीडर करना है मेरे को, H करना है यहां पे 76 सेंटीमीटर।
रो मेरे को डेंसिटी डालनी है किसकी, मरकरी डालनी है, और जी कितना देना है 980। उसने दे रखा है ना, मैं भी चौंक रहा था यहाँ पे 981 क्यों दे रखा है, लेकिन बच्चों 981 की जरूरत मुझे यहाँ पे है। अभी तो इसमें डेंसिटी ऑफ मरकरी और रह गया, डेंसिटी ऑफ मरकरी भी मेरे को याद रखना चाहिए, या हो सकता है क्वेश्चन पेपर में ऊपर नीचे कहीं दे रखा हो, या तो आपको सीजीएस में डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू याद हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर याद नहीं है तो काम तो करना पड़ेगा। छोटा सा क्वेश्चन जरूर है लेकिन बहुत कुछ सिखाता है। मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन देने का पर्पस आपको यहां डराना नहीं है, यहां आपको नई नई बातें सिखाना है, आपके थिंक प्रोसेस को डेवलप करना है कि आप किस तरीके से सोचेंगे और किस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे मरकरी की डेंसिटी जो है वो कितना डालेंगे आप, 13.6 इंटू 10⁻3, ठीक है जी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बस अब डियर स्टूडेंट्स कुछ नहीं बचा, अब तो आपके पास में ये m की वैल्यू है, l की वैल्यू है, du आपको निकालना है, और प्रेशर आपके पास में 76 मल्टीप्लाइड बाई दिस और चेंज इन वॉल्यूम ये वैल्यू डालिए, आंसर निकालिए। अब मैथमेटिक्स में भी अगर कोई अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, उसको लगता है कि मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा, तो फिर उसको यहां से सीख लेना चाहिए कि हमने कैलकुलेशन कैसे करके दे रखी है। डियर स्टूडेंट, थिंक प्रोसेस को एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा इसके सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन बड़ा आसान सा है, देखिए क्या है सॉल्यूशन। ये देखिए मैकेनिकल इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, सारी वैल्यूज लिखी हुई है, टेंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, वॉल्यूम मेरे को यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब जो मैंने अपने सोच के लिखा था वो वाला लिखा हुआ है, वॉल्यूम फाइनल भी लिखा हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम निकाला हुआ है डियर स्टूडेंट्स। अब जरा देखिए यहाँ पे जो हीट एनर्जी का कांसेप्ट है वो m into n लिया हुआ है, बिकॉज़ ऑफ स्टेट चेंज है, यहाँ पे वैल्यू हमने डाल दी। अब प्रेशर देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कैलकुलेशन यहाँ पे कर रखी है, दैट इज 76 मल्टीप्लाइड बाय 13.6 into 981 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सीजीएस में डालनी है तो 10⁻3 यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, 10⁻3 ऐसा ही में लेना होता है हम लोगों को डियर स्टूडेंट्स। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोगों ने यहाँ पे डाला, तो यहीं से du equals to dq minus pdv, कैलकुलेशन बड़ी आसान सी, और आंसर आप लोगों का आ गया अर्ग। आई होप सो। मैंने जल्दबाजी की है, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से कीजिएगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो व्हाट्सएप कीजिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की बात करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब गैस की हम लोग बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट के बारे में काफी कुछ नया हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। देखिए हमने क्या लिख रखा है नोट्स में, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेंपरेचर बाय 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज नॉट फिक्स। इस बात को ध्यान से देखिए, इट इज नॉट फिक्स्ड। पानी की बात हम लोग कर रहे थे, फिक्स था। मरकरी की बात कर रहे थे, फिक्स था। सॉलिड की बात करते हैं, फिक्स होता है। लिक्विड की बात करते हैं, फिक्स होता है, ऑलमोस्ट फिक्स होता है। लेकिन गैसेस के केस में फिक्स नहीं होता। गैसेस के केस में डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट स्पेसिफिक हीट होगी। ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू रेज टेंपरेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन ही तो है डियर स्टूडेंट्स। देखिए कहां से निकाली थी हमने निकाली थी dq equals to mc dt, where m is the mass, c is the specific heat, dt is the change in temperature। मास को यूनिटी ले लिया, चेंज इन टेम्परेचर को यूनिटी ले लिया, तो dq is equals to c था या नहीं? यही तो हमारा स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन था डियर स्टूडेंट्स। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉट फिक्स, किसके केस में? गैस के केस में। लिक्विड के केस में नहीं लिख रहा, मैं सॉलिड के केस में नहीं लिख रहा, सिर्फ गैस के केस में नॉट फिक्स लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं नॉट फिक्स्ड, ये जरा मुझे अब समझना है। यहां मैंने 4 केस दिए हुए हैं। सपोज पहला केस क्या? सडनली कंप्रेस्ड। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अचानक से कंप्रेस कर दिया, अचानक से कंप्रेस कर दिया, तो देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में dq 0 हो गया, mc dt। मैंने मौका ही नहीं दिया चेंज इन हीट का, सडनली कंप्रेस कर दिया। तो ऐसी स्थिति में मास 0 हो नहीं सकता, चेंज इन टेम्परेचर 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट 0 है। देखिए जरा डियर स्टूडेंट्स, अब दूसरा चीज देखते हैं।
ये तो हमारा सडनली क्या था, कंप्रेस किया था। सडनली एक्सपेंड करेंगे तभी भी, यानी प्रोसेस मेरा सडन होना चाहिए, मैंने 0 लिख दिया है। अब देयर आर नेट राइज इन टेंपरेचर इज 0। डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से उसका टेंपरेचर बढ़ा नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए मेरे पास सरफेस है, मैंने यहां से इसको हीट अप करना शुरू किया, जितनी हीट एनर्जी मैंने यहां से दी थी उतनी ही बाहर निकल गई। ऑब्वियसली इसका टेंपरेचर कांस्टेंट है, या डेल्टा टी जो है वो 0 है, या मैं लिखूं dt जो है वो 0 है। क्या होगा भैया, dq इक्वल्स टू mc dt। ये मेरे पास क्या है, 0 है। जैसे ही ये 0 होगा मेरे को स्पेसिफिक हीट क्या मिलेगा, स्पेसिफिक हीट मिलेगा इनफाइनाइट। ये डबल 0 नहीं है बच्चों, ये है इनफाइनाइट। ठीक है, तो बच्चों जहां चेंज इन टेंपरेचर 0 है, ऐसे प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब जरा देखिए पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं। मान लीजिए मेरा हीट एनर्जी देने से टेंपरेचर बढ़ता है, टेंपरेचर बढ़ता है तो स्पेसिफिक हीट मेरे पास कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर हीट एनर्जी देने से टेंपरेचर मेरा क्या होता है, कम होता है। बहुत सारे प्रोसेस हैं ऐसे जिनमें क्या होगा, टेंपरेचर कम होगा। ऐसी स्थिति में स्पेसिफिक हीट मेरा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इनफाइनाइट हो सकती है, 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ये बात मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ गैस के बारे में ये डिस्कशन है, और गैस में भी मैं आइडियल गैस कहूंगा तो ज्यादा अच्छी बात है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो रियल गैसेज हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं हमें। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो हो गया। अब टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, ये हमारे पास एक नया और कॉन्सेप्ट मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए हमने Q इक्वल्स टू mc डेल्टा टी लिखा। अब कोई बच्चा परेशान मत हो जाना कि अभी लिखा था dq इक्वल्स टू mc डेल्टा dt। देखो बच्चों, दोनों फॉर्मूले सेम है, कोई फर्क नहीं है। ये मैक्रोस्कोपिक है, ये माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हम लोग मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए ज्यादा सूट करता है, इसको हमें रखना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जरा देखिए, इस पूरी की पूरी इक्वेशन में मैं मास को अगर किलोग्राम में मेजर करता हूं, यानी जो मेरे पास सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी को मेजर करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरा मास है, किलोग्राम है या चलो ग्राम है, तो ऐसी स्थिति में स्पेसिफिक हीट मेरा अलग तरीके से आएगा। लेकिन अगर मैं किसी भी गैस या सब्सटेंस की क्वांटिटी को मास के टर्म्स में डिनोट ना करके मोल के टर्म्स में कर दूं, भैया क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल में भी तो हम लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में तो मास की बात करते ही नहीं हो आप लोग, सिर्फ मोल 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 की बात करते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ मोल लिखते हो तो दैट इज Q इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेंपरेचर। अब ऐसी स्थिति में यहां जो स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट होगा, इससे तो फर्क होगा डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू तो फर्क आएगी। वैल्यू फर्क आएगी तो मैं इस स्पेसिफिक हीट को कहता हूं मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या कहता हूं डियर स्टूडेंट्स, मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर डिफाइन की बात करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज नीडेड टू राइज टेंपरेचर बाई यूनिटी ऑफ 1 मोल। अब आप यहां पे 1 ग्राम नहीं कहेंगे, ऑफ ए मोल या ऑफ 1 मोल कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था मोलर स्पेसिफिक हीट का। आई थिंक आप लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। अब हम लोग और आगे की बात करना चाहेंगे। ये मोलर स्पेसिफिक हीट भी 2 तरीके से हो सकती है। 2 तरह की मोलर स्पेसिफिक हीट हम लोग यहां कंप्यूट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फिर दोबारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अभी एफएलटीडी के समय हमने अपना मिल्क बॉयल किया था, और मिल्क को 2 तरीके से बॉयल किया था। पहला मिल्क बॉयल का तरीका था हमारा ओपन पैन के अंदर, यहां हमारा मिल्क था और इसको बॉयल किया था हम लोगों ने, जिसमें हमारा
जो प्रेशर था वो कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था, तो यहां हमारा वर्क डन जो आ रहा था वो dW इक्वल्स टू P इंटू dV आ रहा था। FLTD लगाया तो हमने लिखा dQ इज इक्वल्स टू du प्लस क्या था P इंटू dV। डियर स्टूडेंट्स dQ इक्वल्स टू du क्या है, दैट इज mc डेल्टा t, दैट इज P dV, पहला केस। अब डियर स्टूडेंट दूसरे केस की बात करते हैं हम लोग। दूसरे केस में क्या था, वही दूध, वही हीट एनर्जी, ज्यादा देनी पड़ी कम देनी पड़ी अलग बात, लेकिन अब इसमें जो हमारा कंटेनर है वो चेंज हो गया। इस कंटेनर में हम लोगों ने उसी दूध को बॉयल करने की बात की। जब उसी दूध को बॉयल करने की बात की डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या हुआ, यहां पे सीधी सी बात है, जो dV इक्वल्स टू वो जीरो था, तो अब मैं इसको लिख सकता हूं dQ इज इक्वल्स टू mc डेल्टा t प्लस जीरो। अब डियर स्टूडेंट बड़ा मजेदार सा केस देखिए, मास वही है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर वही है, हीट एनर्जी भी सपोज मैं उतनी ही दे रहा हूं, वही है। इसका मतलब यहां तो वर्क डन हो रहा था, यहां नहीं हो रहा, तो स्पेसिफिक हीट में कहीं ना कहीं अंतर आएगा। अब चूंकि यहां पर मेरा कांस्टेंट प्रेशर था, तो मैं ऐसे लिखता हूं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां पर देखिए, जब तक सीटी नहीं बजी या जब तक सीटी नहीं उठी, वहां तक क्या है, dV जीरो है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां मैं लिखूंगा इसको CV, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज हियर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आई होप सो आपको दोनों केसेस में ये बात समझ में आ गई होगी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है। तो पहले यहां वॉल्यूम को हमने डिफाइन कर रखा है, नीचे वाले केस को पहले डिफाइन कर रखा है, इस वाले केस को। तो देखिए क्या डिफाइन है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं ना, तो 1 मोल ऑफ ए गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कॉन्सेप्ट कहां का है, कांस्टेंट वॉल्यूम का है, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको डिनोट करते हैं CV से। तो आई होप सो ये CV वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो ब्लू वाला कॉन्सेप्ट है, CP वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, वो हमने नीचे दे रखा है, इसको जरा हम लोग समझने की बात है। डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature by 1 mole of a gas through 1 degree Celsius at constant pressure, it is denoted by CP। Dear students यहां एक बात और हमें समझनी होगी कि CP जो है, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है, वो हमारा थोड़ा बड़ा होता है और CV छोटा होता है। क्यों होता है ऐसा, ये जरा हम लोग समझते हैं, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। नो डाउट CP माइनस CV इक्वल्स टू कैपिटल R, या मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो आप लोग इसको लिख सकते हैं स्मॉल CP माइनस स्मॉल CV इक्वल्स टू स्मॉल R। ऊपर वाली इक्वेशन 1 मोल के लिए है और नीचे वाली इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स के लिए है, ठीक है। ग्राम एटॉमिक वेट के कॉन्सेप्ट में आप लोग इसको और भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे न्यूमेरिकल हमने दे रखा है, वो काफी कुछ आपको सिखा देगा। हर न्यूमेरिकल आपको करना है, नोट्स अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन नोट्स भी ये न्यूमेरिकल्स भी आपको कुछ अलग से सिखाते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो वाई CP इज ग्रेटर देन CV, अभी 2 मिनट की बात। हम लोग देखिए ओपन पैन के अंदर जो दूध बॉयल कर रहे थे, ये हीट एनर्जी 2 काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी, एक तो इसका वॉल्यूम बढ़ा रही थी, एक टेम्परेचर बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ जो हमारा बंद भगोना था या कुकर जैसा कॉन्सेप्ट था, जब तक सीटी नहीं उठी तब तक जो हीट एनर्जी हम लोग दे रहे थे वो एक ही काम कर रही थी, क्या, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर कर रही थी। इसलिए डियर स्टूडेंट्स मैं यहां इजीली कह सकता हूं कि CP जो है वो बड़ा होता है और CV जो है वो थोड़ा छोटा होता है। कितना छोटा होता है कितना बड़ा होता है ये रिलेशन हम लोगों का है,
और इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं मेयर रिलेशन। ये मेयर रिलेशन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे टॉपिक हम लोगों को मिल रहा है मेयर्स रिलेशन का, ठीक है। ये हमें कहीं ना कहीं सॉल्व करना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेयर रिलेशन हमारे एग्जाम में जरूर आएगा। बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आप लोगों को हमेशा मिल जाता है। शो दैट, एक्सप्लेन दैट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। Cp इज ग्रेटर देन Cv, तो आपको ऐसे ही 2 डायग्राम बनाने हैं। एक बार आपको स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर को डिफाइन करना है, दूसरी बार आपको एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डिफाइन करना है। डिरेक्शन दोनों को डिफाइन करके आप बताएंगे किसमें हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, किसमें हमें कम एनर्जी की जरूरत होती है। उसके बेसिस पे Cp माइनस Cv का कांसेप्ट आप लोग बता पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेयर रिलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूव करके दिखाएंगे आपको। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग Cp माइनस Cv के ऊपर अभी करके और इस क्लास को ओवर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए जरा, ये क्वेश्चन हम लोग यहां पे देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 बड़ा अपने आप में छोटा सा लग रहा है, लेकिन छोटा सा है नहीं। इसमें केमिस्ट्री के कई सारे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत आप लोगों को होगी, उन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। सीधी सीधी बात है, अभी मैंने कहा Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R या Cp स्मॉल माइनस Cv स्मॉल इक्वल्स टू स्मॉल r। अब इन दोनों इक्वेशंस में कहां मेरे को डिफरेंशिएट करना है, ये बात इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करूंगा। निकालना तो यही है। ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम, 1 ग्राम ऑफ हीलियम की बात कर रहा है एट एसटीपी। डियर स्टूडेंट्स, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करेंगे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गिवन एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम इक्वल्स टू 4। हीलियम का जो एटॉमिक वेट है वो 4 दे रखा है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ये दे रखा है। डियर स्टूडेंट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट बार बार क्यों देता है ये इसलिए देता है कि अगर हम लोग जो हीट की यूनिट है जस्ट लाइक कैलोरी, और उसको वर्क की यूनिट जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या कैलोरी को अर्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोगों को इस मैकेनिकल इक्विवेलेंट की जरूरत होती है। ये हमारा गैस कांस्टेंट है, दैट इज 8.31 जूल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखिए करना क्या है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जरा देखें यहां से फॉर्मूला हमने यूज किया क्या, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R बाई J। Why we have written here divided by J? Because of units। जैसा मैंने अभी बताया डियर स्टूडेंट्स, कैलोरी को अर्ग में कन्वर्ट करना है या कैलोरी को डाइन में कन्वर्ट जूल में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये कैलकुलेशन लेना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सारी की सारी यूनिट्स या तो हीट वाली हो या तो फिर मैकेनिकल वर्क वाली हो। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अब अगला कॉन्सेप्ट, स्मॉल r दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल R ओवर m। J और लगा दीजिए, वही मैकेनिकल इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, जब मेरे को सिंगल मोल के लिए बात करनी होती है तो मैं ये वाला लगाता हूं, और जब मुझे एटॉमिक वेट के रेस्पेक्ट में निकालने की बात करनी होती है तो स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R ओवर m J लिखना होता है। बस अब मेरे को वैल्यूज लगानी है और आंसर निकालना है। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R ओवर m J, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा केमिस्ट्री में जहां आपको ये सब चीजें सिखाई जाती हैं वहां एम्फेसिस कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अदरवाइज तो अभी आगे जो यूनिट हमारी आने वाली है KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है तो बड़ी छोटी सी, उसके अंदर हम इसको और एलोबरेट कर देंगे डियर स्टूडेंट्स। एज वेल एज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले नोट्स आपके स्टडी मटेरियल वाले लिंक के अंदर पड़े हुए हैं, आप वहां से देखेंगे तो वहां भी हमने इसको बहुत अच्छे से एलोबरेट कर रखा है। कॉन्सेप्ट हमारा केमिस्ट्री का है, फिजिक्स में आ रहा है, तो यहां मैं इतना ही आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बाकी की बातें वहां पे करूंगा। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही काम हम लोग करेंगे। कल वाली क्लास कंपैरेटिवली थोड़ी लंबी थी, आज बहुत ज्यादा वर्कलोड आपको ना हो जाए इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ FLTD और स्पेसिफिक के डिफरेंस की बात की है। न्यूमेरिकल्स आप बहुत सारे लगा सकते हैं, नो डाउट। अब बात रहती है हमारी Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R मेयर्स रिलेशन को प्रूव करने की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं जानता हूं कि किसी भी क्लास के एंड में जाकर के जो थकान का लेवल है स्टूडेंट्स का, मेरा नहीं, मेरा तो प्रॉपर रहता है, बिगिनिंग से एंड तक सेम एनर्जी रहती है, लेकिन स्टूडेंट्स का जो थकान का लेवल है थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए जानबूझ करके मैं वो टॉपिक अभी नहीं करा रहा।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेयर्स रिलेशन को सबसे पहले आकर के प्रूव करेंगे, फिर इसके बाद बात करेंगे। आपके पास होमवर्क में काफी कुछ है, आप ये आगे के जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस हैं इनको सबको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू डियर स्टूडेंट्स।